हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वाला जो है हमारा डीसीएन या फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स के वाइवा क्वेश्चंस का पार्ट 3 होने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर थोड़े से क्वेश्चन रह गए थे। ये वाला पार्ट बहुत ही छोटा होने वाला है, तो बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्टली हम जंप कर जाएंगे अपने क्वेश्चंस के ऊपर जो भी हमारे बचे हुए थे। ठीक है, ये छोटा सा ही पार्ट रहने वाला है, तो जल्दी जल्दी से हम डिस्कस करके इस वाइवा क्वेश्चन की सीरीज को खत्म करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमको यहाँ पे डिस्कस करना है वो है व्हाट इज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ ये वाला क्वेश्चन हमारा बच गया था। तो बैंडविड्थ एक्चुअली में होता क्या है? बैंडविड्थ होता है कि जो भी हमारा डेटा ट्रांसफर करने की जो रेट होता है वो मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी से हमारा डेटा ट्रांसफर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो वायर्ड मीडियम है या वायरलेस मीडियम है। ठीक है, जैसे कि जब भी हम अपने घर में वाईफाई लगवाते हैं या ईथरनेट की तार लगवाते हैं, मतलब इंटरनेट लगवाते हैं, तो हम ये बोलते हैं ना कि हमको इतनी पर्टिकुलर स्पीड की का वाईफाई लगवाना है, 50 Mbps, 10 Mbps, 20 Mbps, या सेम हम ईथरनेट की केबल की बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली में बैंडविड्थ क्या होता है कि कितनी मैक्सिमम हमारी रेट ऑफ स्पीड होनी चाहिए डेटा को ट्रांसफर होने के लिए थ्रू द मीडियम, चाहे वो वायर्ड हो या वायरलेस हो। और इसको हमारे इसके एग्जांपल्स या फिर इसको मेजर जो जनरली हम करते हैं बिट्स पर सेकंड के अंदर करते हैं, किलो बिट्स पर सेकंड के अंदर करते हैं। मतलब जो पहले करते थे, आजकल तो हम एमबीपीएस के अंदर बात करते हैं, मतलब कि मेगा बिट्स पर सेकंड और गीगा बिट्स पर सेकंड के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा सबनेट मास्क हमारा क्या होता है। बेसिकली सबनेट मास्क जो होता है वो हमको किसी भी आईपी एड्रेस के अंदर होस्ट और नेटवर्क एड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हमको ये बताता है कि अगर हमको कोई पर्टिकुलर आईपी एड्रेस गिवन है, जो कि हमको या तो स्टैटिकली असाइन हो सकता है या फिर डायनेमिकली असाइन हो सकता है डीएचसीपी सर्वर का यूज होकर, जो कि मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वो हमको बताएगा कि इसके अंदर होस्ट का एड्रेस क्या है, या फिर हम ऐसा बोले क्लाइंट का एड्रेस क्या है, या फिर नेटवर्क का एड्रेस क्या है, हम ऐसा बोले सर्वर का एड्रेस क्या है। ठीक है, जनरली ये हमारा एक 32 बिट का होता है सबनेट मास्क। और इसमें हमको अगर मतलब किसी भी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का अगर हमको पता करना है कि इसका सबनेट मास्क क्या है, तो जितनी भी होस्ट वाली बिट्स हैं उन सबको आपको 0 कर देना होता है, और जितनी भी नेटवर्क वाली बिट्स हैं उन सबको आप अगर 1 कर दोगे तो जो भी आपका रिजल्टिंग आंसर आएगा वो उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क होने वाला है। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे हमारा क्या होता है? डिफॉल्ट गेटवे अगर मैं आपको बताऊं तो डिफॉल्ट गेटवे होता है कि जो भी आपका लोकल नेटवर्क एरिया क्रिएट है, ठीक है, अगर वो किसी और नेटवर्क के कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसको राउटर का मीडियम का राउटर को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि राउटर ही दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो जिस भी पर्टिकुलर पहले राउटर पर जाके आपके नेटवर्क से जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है उनका मैसेज हिट करेगा, वो हमारा जो होता है डिफॉल्ट गेटवे होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपके घर में एक लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट है, वहां आपने जिससे भी इंटरनेट ले रखा होगा उसके पास एक राउटर पड़ा होगा जो कि आपको इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपके लिए जो डिफॉल्ट गेटवे है वो क्या होगा? वो पर्टिकुलर राउटर होगा, क्योंकि आपके घर में जितने भी कंप्यूटर्स हो या लैपटॉप्स हो उन सारा का मैसेज इंटरनेट में जाने के लिए उस राउटर के थ्रू होके गुजरेगा। तो वही आपके सारे घर में जितने भी कंप्यूटर है उन सबके लिए डिफॉल्ट गेटवे क्या होने वाला? वो वाला राउटर। ठीक है, तो डिफॉल्ट पाथवे या डिफॉल्ट आप मान सकते हो कि रूट जिसके थ्रू गुजर के आपका मैसेज दूसरे नेटवर्क में जाएगा, वो हमारा डिफॉल्ट गेटवे होता है। और एक और यहाँ पे पॉइंट मैं सबनेट मास्क में बताने लग गया, एक और मतलब बताना भूल गया, वो ये कि सबनेट मास्क हमारा एक्चुअली में करता है क्या है कि ये ना लॉजिकली डिवाइड कर देता है हमारे फिजिकल नेटवर्क जो भी हमारा क्रिएट हो रखा होता है। मतलब कि जो भी अगर हमारा बड़ा नेटवर्क है तो उसको छोटे छोटे मल्टीपल स्मॉल नेट सब नेटवर्क्स के अंदर तोड़ देता है, या फिर हम ऐसा बोले सब नेट्स के अंदर तोड़ देता है, इसलिए हम सबनेट मास्क इसको बोलते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे मैंने बता दिया। अब स्विचिंग की बात आती है। स्विचिंग क्या होता है? बेसिकली जो हमारे मैसेज को ट्रांसफर करा जाता है, ठीक है, तो हम स्विचिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं उन मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए। तो स्विचिंग टेक्निक हमारे पास 3 तरीके की होती है, एक सर्किट स्विचिंग होती है, एक मैसेज स्विचिंग होती है और एक पैकेट स्विचिंग होती है। सर्किट स्विचिंग के अंदर क्या होता है कि हम डेडिकेटेडली एक पाथ बनाते हैं पहले सेंडर से लेकर रिसीवर के बीच में, तब जाके हम मैसेज को ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। अब सर्किट स्विचिंग हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, स्पेस डिवीजन और टाइम डिवीजन। हमको इतना बारीक में जाने की जरूरत नहीं है, बस टाइप्स पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगले टाइप पे चलते हैं जो कि हमारा मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग के अंदर क्या होता है कि हमारा स्टोर एंड फॉरवर्ड फॉर्मूला फिनोमेना यूज होता है। इसके अंदर क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि मान लो कि आपका सेंडर एक पर्टिकुलर लोकेशन पड़ा है और रिसीवर एक पर्टिकुलर लोकेशन पर पड़ा, और उसको बीच में से कुछ सर्टेन नेटवर्क डिवाइसेस के थ्रू होके मैसेज जो है वो जाने वाला है। तो होता क्या है कि इसमें कि कुछ जो बीच वाले जो डिवाइसेस होते हैं ना, वो हमारे मैसेजेस को थोड़ी देर अपने पास स्टोर कर लेते हैं,
उसके बाद जब बल्क हो जाता है उनके पास मैसेज, फिर वो अगले वाले डिवाइस को फॉरवर्ड करते हैं, फिर वहां पे थोड़े मैसेज को बल्क करते हैं, फिर वापस फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा स्टोर एंड फॉरवर्ड वाली टेक्निक का इस्तेमाल होता है कि पहले मतलब थोड़े से जो भी मैसेज सेंडर की साइड से आ रहे हैं उसको पहले थोड़े से मैसेज वो बल्क कर लेते हैं अपने और फिर फॉरवर्ड करते हैं। तो इस तरीके की स्विचिंग टेक्निक्स हमारी रियल टाइम कम्युनिकेशन में काम नहीं आती, क्योंकि इसके अंदर आपको रियल टाइम में ही आवाज जानी चाहिए। अगर आप व्हाट्सएप कॉल करते हो, ठीक है, या वीडियो मीटिंग वगैरह करते हो, तो उसमें रियल टाइम में आवाज और रियल टाइम में वीडियो आपका ट्रांसफर होना चाहिए। वहां पे फॉरवर्ड स्टोर मतलब स्टोर करके एक जगह रुकना फिर फॉरवर्ड करना, वो वाली टेक्निक यहाँ पे नहीं चलती। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या होता है कि आपका जो भी मैसेज होता है ना तो वो डिवाइड होता है, ना ही डेडिकेटेड पाथ हमारा सेंडर और रिसीवर के बीच में होता है। इसके अंदर होता है क्या है कि आपके मैसेजेस को पैकेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, और हर एक मैसेज को जो है हर एक मतलब पैकेट्स को सीरियल नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है कि इसका सीरियल नंबर मतलब कि आपका एक मैसेज है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 1 2 3 4 सीरियल नंबर दे दिया, और उसको किसी भी पाथ से जाने के लिए यहाँ पे मंजूरी दे दी जाती है। बस अल्टीमेटली होता क्या है कि सेंडर की साइड से सबको हमने छोड़ दिया ऐसे ही। अब वो चाहे किसी भी रूट के थ्रू जो वो मैसेज को ट्रांसफर मतलब मैसेज हमारा ट्रांसफर हो के रिसीवर तक पहुंचे, लेकिन रिसीवर को रिसीव करने से पहले, रिसीवर के पॉइंट पे आने के बाद जो हमने सीरियल नंबर मेंशन करे हैं उन सीरियल नंबर में वापस से रीअरेंज होके फिर वो जो है रिसीवर को रिसीव होंगे और फिर रिसीवर उसको डिकोड करेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा। और फर्दर मैं बताता हूँ कि पैकेट स्विचिंग भी 2 तरीके के होते हैं, एक हमारा डेटाग्राम अप्रोच होता है, एक हमारा वर्चुअल सर्किट अप्रोच होता है। और वर्चुअल सर्किट भी हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है हमारा स्विच्ड वर्चुअल सर्किट और दूसरा होता है हमारा परमानेंट वर्चुअल सर्किट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि हमारा क्लासलेस और क्लासफुल एड्रेसिंग के बीच में डिफरेंस बताना है। जो हमारा क्लासलेस राउटिंग या फिर क्लासलेस एड्रेसिंग जो हम बोलते हैं, इसके अंदर एक्चुअली में जो एड्रेस होता है ना हमारा, वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, एक नेटवर्क, एक सबनेट और एक हमारा होस्ट। ठीक है, 3 चीजों से मिलकर हमारा क्लासफुल जो राउटिंग या एड्रेसिंग मिलकर बनी होती है, जबकि क्लासलेस के अंदर सिर्फ हमारे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, जो भी हमारा आईपी एड्रेस होता है, जिसमें सिर्फ हमको सबनेट मास्क और होस्ट के बारे में पता चलता है। ठीक है, हमको डिफरेंस बताना है रियल टाइम सिमुलेशन मोड के बीच में। तो रियल टाइम सिमुलेशन के बीच में ये डिफरेंस होता है कि रियल टाइम मोड के अंदर हमको एक्चुअली में पता नहीं चल पाता कि किस तरीके से जो भी हमारे नेटवर्क के सिनेरियोज हमारे मतलब किस तरीके से ओरिजिनली में डेटा ट्रांसफर हो रहा है। नेटवर्क के अंदर जो सिनेरियो होता है पैकेट को ट्रांसफर होते के टाइम पे, वो हमको रियल टाइम में नहीं दिखता, जबकि सिमुलेशन मोड के अंदर हम एक एक करके देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन सा जो भी हमारा पैकेट है वो कैसे किस पर्टिकुलर डिवाइस पे गया, फिर उसने क्या किया, फिर वो आगे कैसे गया, फिर एक्नॉलेजमेंट कैसे आई, वो सारा का सारा हमको जो एक ओरिजिनल नेटवर्क के अंदर होता है वो सारा का सारा सिमुलेशन मोड के अंदर हमको देखने को मिल जाता है। रियल टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब अगला क्वेश्चन हमारा HTTP और HTTPS बताना, और ये कौन से पोर्ट यूज करते हैं। तो बेसिकली जो HTTP या HTTPS होता है, ये हमारे ये प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसकी वजह से हम वेब सर्फिंग या इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, HTTP की फुल फॉर्म होती है हमारी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। ठीक है, जो HTTP होती है वो हमारी सिक्योर्ड नहीं होती, HTTPS जो तो सिक्योर्ड होती है। होता क्या है कि HTTP के अंदर क्लाइंट से सर्वर जो भी हमारा डेटा ट्रांसफर होता है उसके अंदर कोई भी एनक्रिप्शन नहीं होती। ठीक है, तो हमारा डेटा एज इट इज चला जाता है। तो इसमें हमारे इसको खतरा क्या होता है कि पासवर्ड्स वगैरह हमारे लीक होने के चांसेस है, अटैकर वगैरह इसके अंदर अटैक कर सकते हैं। जबकि HTTPS के अंदर जो भी हमारा डेटा ट्रांसफर होता है क्लाइंट टू सर्वर, वो हमारा एनकोड होके या एनक्रिप्ट होके हमारा जो है वो डेटा ट्रांसफर होता है, जो कि सिर्फ रिसीवर की साइड से ही डिक्रिप्ट हो सकता है। तो जनरली जो हमारे व्हाट्सएप के मैसेजेस होते हैं जो कि वो बोलते हैं कि हमारे एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं, बेसिकली वो हमारे इसी प्रोटोकॉल के ऊपर, या फिर जब भी आप कुछ साइट्स वगैरह खोलते हैं तो वहां पे भी आपको ऊपर साइड में अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको देखने को मिल जाता है कि ये साइट हमारी HTTP पे रन कर रही है, ये साइट हमारी HTTPS पे रन करती है, और जो भी HTTPS पे रन करती है वहां पे एक लॉक टाइप बना आता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि वहां पे हमारी सिक्योर्ड कनेक्शन है, मतलब कि उन्होंने TLS सर्टिफिकेशन वगैरह ले रखी होती है उस वेबसाइट ने, और वहां पे आपका डेटा जो है वो सिक्योर्ड रहता है, एनक्रिप्टेड रहता है जब भी आप डेटा क्लाइंट टू सर्वर ट्रांसफर करते हो। तो ठीक है, अब हमको बताना है कि ये कौन सा पोर्ट यूज करते हैं। तो जो HTTP होता है वो हमारा पोर्ट नंबर 80 यूज करता है, जबकि जो हमारा HTTPS होता है वो हमारा पोर्ट नंबर 443 यूज करता है। ठीक है, अब हमको कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में बताना है। SMTP क्या होता है, बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये हमारा एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जिसकी वजह से हम ईमेल्स वगैरह की जो ट्रांसमिशन है वो कर पाते हैं। जो भी हमारे मेल सर्वर्स होते हैं, जितने भी जो और भी मेलिंग सर्विसेज होती हैं, वो इसी प्रोटोकॉल SMTP प्रोटोकॉल का यूज करती है, या तो ईमेल को सेंड करने के लिए या फिर ईमेल को रिसीव करने के लिए। अब अगला प्रोटोकॉल है हमारा ARP की फुल फॉर्म होती है हमारी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। जनरली ये हमारा एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो कि हमारा लेयर 3 जो कि एड्रेस होता है, जिसको हम IP एड्रेस बोलते हैं, उसको मैप करने के काम आता है। हमारे लेयर 2 एड्रेस जो कि हमारा मैक एड्रेस होता है उसके साथ मैपिंग करी जाती है, ताकि जो हमारे पैकेट्स वगैरह हैं
उसको हम जो भी हमारा आईपी एड्रेस के थ्रू पैकेट ट्रैवल होके आ रहा है, तो एक्चुअली में किस पर्टिकुलर मैक एड्रेस के पास वो वाला जो मैसेज है वो जाना चाहिए, तो उसके लिए हमको मैपिंग चाहिए होती है आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के लिए, तो उस वहां पे हमारा एआरपी जो भी प्रोटोकॉल है वो यूज होता है। ठीक है, अब अगला है हमारा पीडीयू। ये प्रोटोकॉल नहीं होता, जनरली इसकी फुल फॉर्म हमको बतानी होती है और ये बताना होता है कि ये क्या होता है। तो पीडीयू जो होता है हमारा प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होता है। जनरली ये सिंगल यूनिट होता है जो भी इन्फॉर्मेशन हम ट्रांसमिट कर रहे हैं अपने कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा बस डेटा का एक यूनिट होता है हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर। अगला है हमारा एसएनएमपी। एसएनएमपी की फुल फॉर्म होती है हमारी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। जनरली ये एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है हमारे नेटवर्किंग के अंदर, इसको यूज करते हैं ताकि जो भी हमारे जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेज हैं हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क्स के अंदर जितने भी डिवाइसेज हैं उनको मैनेज करने के लिए और उनके ऊपर उनको मॉनिटरिंग करने के लिए कि वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए हम इस तरीके के प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। ठीक है, अब अगला है हमारा टीसीपी और यूडीपी। तो बेसिकली टीसीपी और यूडीपी, टीसीपी की फुल फॉर्म होती है हमारी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूडीपी की फुल फॉर्म होती है हमारी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, बेसिकली ये दोनों ही प्रोटोकॉल हमारे आईपी प्रोटोकॉल के टॉप के ऊपर बिल्ट हुए हैं। ठीक है, दोनों ही प्रोटोकॉल जो होते हैं वो हमारे बिट्स को सेंड करने के लिए मतलब नेटवर्क के थ्रू ओवर इंटरनेट के थ्रू हमारे डेटा बिट्स को सेंड करने के लिए हम यूज करते हैं। तो जब भी हम टीसीपी या यूडीपी का यूज करके अपने डेटा को सेंड करते हैं तो आईपी एड्रेस का यहाँ पे हम यूज करते हैं। ये जो भी डेटा पैकेट्स इन प्रोटोकॉल्स का यूज करके सेंड होते हैं वो राउटर्स वगैरह का यूज करते हैं ट्रांसफर होने के लिए। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि टीसीपी हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। एक बारी इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम जान लेते हैं। तो टीसीपी के अंदर क्या होता है कि हमारा जैसे ही एक बारी कनेक्शन सेटअप हो गया तो डेटा जो है हमारा दोनों डायरेक्शन के अंदर हमारा सेंड हो जाता है टीसीपी के अंदर। ठीक है, टीसीपी हमारा जो होता है वो एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, जबकि यूडीपी जो होता है वो एक कनेक्शन लेस सिंपल प्रोटोकॉल होता है। और ये जनरली मैसेज को पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं। जो टीसीपी होता है वो स्लोअर होता है थोड़ा यूडीपी से, यूडीपी थोड़ा फास्टर होता है क्योंकि ये कनेक्शन लेस होता है। जो टीसीपी होता है वो जनरली हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे डेटा का ट्रांसमिशन इतना क्रिटिकल नहीं है, मतलब कि अगर डेटा का ट्रांसमिशन में थोड़ा डिले आ भी जाता है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे हम टीसीपी यूज करते हैं। यूडीपी जनरली वहां पे यूज करते हैं जिन एप्लीकेशन के अंदर हमको फास्ट ट्रांसमिशन चाहिए होता है, जहां पे डेटा का आने का टाइम जाने का टाइम काफी क्रूशियल होता है। ठीक है, जो टीसीपी होता है काफी सीक्वेंशियल मैनर के अंदर होता है। जो हमारा जो यूडीपी का जो ट्रांसमिशन होता है वो सीक्वेंशियल मैनर के अंदर होता तो है, लेकिन उसको थोड़ा सा मतलब स्पेस उसको मेंटेन करने की हमको जरूरत पड़ती है जब वो हमारा डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो। ठीक है, जो टीसीपी होता है काफी हैवी वेट होता है, लेयर होती है हमारी, और जो यूडीपी होती है काफी हमारी लाइट वेट होती है। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंस होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वीपीएन। अब वीपीएन के बारे में मेरे को बताने की तो आपको जरूरत ही नहीं है, आप सभी को पता होगा वीपीएन के बारे में, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि वीपीएन जो होता है उसको हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं और ये हमारे इंटरनेट के ऊपर ही बना होता है। एक प्राइवेट, आप इसको मान सकते हैं, प्राइवेट वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इंटरनेट बेस्ड नेटवर्क होता है। नहीं है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के अंदर आपका जो आईपी एड्रेस है वो चेंज कर दिया जाता है, फिर ऐसा बोले कि आपके डिजिटल डिवाइस की लोकेशन को बाउंस कर दिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। अब फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल जनरली क्या होता है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर्स को एक मैलिशियस या अनऑथराइज एक्सेस से बचाने के लिए जनरली यूज करा जाता है। आप मान सकते हैं एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है हमारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क के अंदर जो भी मैलिशियस चीजें जिसकी वजह से हमारे को खतरा हो सकता है उनको बचाने के लिए फायरवॉल एक टेक्नोलॉजी का यूज करा जाता है। ठीक है, ये जनरली एक लिमिटेड एक्सेस ही देता है आउटसाइड यूजर को हमारे कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, और अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आने लगती है जो जिससे हमारे कंप्यूटर को हार्म पहुंच सकता है तो फायरवॉल हमको वार्न करने लग जाता है कि इससे आपके कंप्यूटर को दिक्कत हो सकती है, तो आप इसको ढंग से इंस्टॉल करें कोई भी अगर इंटरनेट रिलेटेड चीज आ जाती है तो। ठीक है, तो अब हमको बताना है फायरवॉल और एंटीवायरस के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि एंटीवायरस भी तो हमको सिक्योर रखता है, लेकिन फायरवॉल और एंटीवायरस दोनों हमारे दो अलग अलग सिक्योरिटी के एप्लीकेशन होते हैं नेटवर्किंग के अंदर। क्यों? क्योंकि फायरवॉल जो होता है वो हमारे अनऑथराइज एक्सेस या फिर जो भी हमारे जो भी नेटवर्किंग के थ्रू जो भी हमारे अनऑथराइज एक्सेस होगा या जो भी आप मान सकते हो मैलिशियस चीजों से बचाता है। ठीक है, जो हमारे होता क्या है कि ये नेटवर्किंग के टाइम पे वर्क कर रहा होता है, जितने भी हमारा हर एक पर्टिकुलर मैसेज हमारे कंप्यूटर से जा रहा है या आ रहा है उसको इस हर एक मैसेज के ऊपर नजर बिठा के बैठा रहता है हमारा फायरवॉल, और अगर इसको कोई भी दिक्कत लगती है तो बता देता है। जबकि एंटीवायरस जो होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर, वायरस, स्पाईवेयर, एडवेयर इन सारे चीजों से हमारे को बचा के रखता है। जो एक फायरवॉल होता है ना, कभी भी हमारे सिस्टम को वायरसेस या फिर स्पाईवेयर्स या एडवेयर्स इन सबसे नहीं बचाता, जबकि एंटीवायरस इन सबसे बचाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? बेसिकली ये कुछ नहीं होता हमारा, अगर प्रॉक्सी सर्वर जनरली क्या करता है कि ये ना जो भी अनऑथराइज यूजर्स होते हैं, जो भी अनऑथराइज एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, उनसे जो भी पर्टिकुलर इंटरनल नेटवर्क के अंदर वो अगर वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनको रोकने का काम हमारा प्रॉक्सी सर्वर करता है और ये उनको कहीं और रीडायरेक्ट वगैरह कर देता है। ठीक है, ये कंप्यूटर नेटवर्क को वर्चुअली इनविजिबल बना देता है एक्सटर्नल यूजर्स से। ठीक है,
और ये हमारे जैसे कि मैंने बता दिया कि किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है, मैंने बता ही दिया कि ये बिल्कुल ही इनविजिबल बना देगा जो भी एक्सटर्नल यूजर्स, जो भी अनऑथराइज यूजर्स हैं उनको, अगर वो एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअली में ब्लैक लिस्टेड वेबसाइट्स जो कि इनके ऊपर टारगेट कर सकती है उन उसकी लिस्ट मेंटेन करके रखता है, और अगर उसके थ्रू कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसको कहीं और रिडायरेक्ट वगैरह ये कर देता है, और जो भी हमारा इंटरनल नेटवर्क होता है उसको वायरस वॉर्म्स वगैरह से बचा के रखता है। अगला क्वेश्चन हमारा डीएससीपी। डीएससीपी क्या होता है? जनरली इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और जनरली ये हमारा एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसकी मदद से हम ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेसेस को असाइन करते हैं जो भी हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं। ये कंप्लीटली हमारा मैनुअल एलोकेशन जो करते हैं हम अपनी आईपी एड्रेसेस को, उसकी नीड को हटा देता है। और अगर हम मैनुअल जो भी चीज करते हैं उसमें एरर के चांसेस होते हैं, लेकिन अब ये क्योंकि कंप्यूटर के थ्रू हमारे ऑटोमेटिकली हमारी आईपी एड्रेसेस असाइन होती है तो इसमें एरर के चांसेस बिल्कुल भी जो है वो घट जाते हैं। ठीक है, जो जितना भी पूरा जो प्रोसेस होता है ये हमारा क्या बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड होता है। जो डीएचसीपी होता है उसके पास काफी सारे रेंज के आईपी एड्रेसेस जो है वो पड़े होते हैं, जिसमें से वो कोई भी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस उठा के डायनेमिकली जो भी सिस्टम, जो भी नेटवर्किंग डिवाइसेस है उसको दे देता है। तो जनरली ये वाला जो आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, 127.0.1 या फिर जिसको हम लोकल बोलते हैं, जनरली ये लोकल होस्ट कनेक्शंस के लिए या लूप बैक के लिए इस तरीके के आईपी एड्रेस को हमने फिक्स करके रखा हुआ है। तो हर सिस्टम का ये वाला जो आईपी एड्रेस होता है इसको हम लोकल होस्ट बोलते हैं, या फिर हर कंप्यूटर का ये सेम रहता है। तो हमारे जितनी भी आईपी एड्रेसेस होते हैं ना उनमें कुछ रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस जो है वो कुछ सर्टेन रेंज ऑफ काम के लिए ही हमारे रिजर्व करके रखे होते हैं, जिसमें इस ये वाला जो आईपी एड्रेस होता है ये हमारे सिस्टम का आईपी एड्रेस जो है उसको एज अ रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, अगर आप इस पे रिक्वेस्ट करोगे तो इस पे कोई भी आपका रिस्पांस नहीं आएगा। जनरली हम इस तरीके के लोकल होस्ट को अगर कोई एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन वगैरह डेवलप करते हैं और उसमें अगर हम चाहते हैं कि हमारा ही सिस्टम क्लाइंट की तरह भी वर्क करे और हमारी सिस्टम सर्वर की तरह भी वर्क करे, तो जनरली लोकल होस्ट जो है वेब डेवलपर्स वगैरह या वेब रिलेटेड फील्ड के अंदर एज अ लोकल होस्ट जो है वो सर्वर की तरह, इंटरनल सर्वर की तरह वर्क में लिया जाता है। ठीक है, डेटा एनकैप्सुलेशन क्या होता है? बेसिकली हमको पता ही है कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर डेटा की ट्रांसमिशन करने के लिए एक से दूसरे जो नेटवर्क डिवाइसेस है वो पैकेट्स की फॉर्म में डेटा को भेजते हैं। तो यही पैकेट्स जो होते हैं जिसके अंदर हम अलग अलग तरीके के हेडर्स वगैरह को ऐड कर देते हैं हर लेयर के अंदर, तो उसको हमको कंप्रेस करना पड़ता है, उसको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है जो कि हमारा एक्चुअली में मतलब लेयर बाय लेयर जाते जाते जो हमारा ट्रांसमिट हो पाए, ट्रांसमिशन लायक हमारा जो डेटा है वो बन पाए। इसलिए हमको डेटा को एनकैप्सुलेट करने की जरूरत पड़ती है अलग अलग फॉर्म के अंदर, ताकि हमारा ओरिजिनल मैसेज नेटवर्किंग सिस्टम जो भी डिमांड कर रहा है उस तरीके से अपने आप को कन्वर्ट कर ले और ट्रांसफर होके यूजर की साइड पे जो है वापस से उसी फॉर्म में कन्वर्ट होकर यूजर को दिखे। ठीक है, एनकोडर डिकोडर क्या होता है? जनरली ये तो पता ही होगा, एसटीएलडी जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर आपने ये पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी शॉर्ट में बताता हूँ। जो एनकोडर होता है एक ऐसा सर्किट होता है जो कि कुछ पर्टिकुलर एल्गोरिथम को यूज करता है और जो भी हमारा डेटा होता है उसको कंप्रेस कर देता है या फिर उसको डीकोड कर देता है एक ऐसे लैंग्वेज के अंदर जो कि हम ह्यूमन तो समझ नहीं पाते, लेकिन मतलब वो क्या करता है कि हमारे डेटा के साइज को, चाहे वीडियो हो, ऑडियो हो, कोई भी हो, उसको ट्रांसमिट करने के लिए, क्योंकि वो हमारे काफी लार्ज अमाउंट का डेटा होता है, लेकिन ट्रांसमिट करने के लिए हमको डेटा जितना हमारा कम से कम हो, जितना हमारा कंप्रेस टू कंप्रेस डेटा हो, वो हमारे लिए बेटर रहता है, क्योंकि उससे फिर हमारे कम रिसोर्सेज यूज होते हैं, डेटा ट्रांसफर हमारा जो स्पीड होती है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम एनकोडिंग को यूज करते हैं और एनकोडिंग करने के लिए हम एनकोडेड जैसे सर्किट्स का यूज करते हैं। सिमिलरली हमारा डिकोडर भी होता है जो कि एनकोडेड डेटा को वापस से ओरिजिनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी मैंने यहीं पे बता दिया कि इसका यूज क्या होता है कि हमारा जो भी डेटा जो है वो हमारा कम से कम हो, कंप्रेस टू कंप्रेस हो, जिसकी वजह से हमारा डेटा ट्रांसमिशन का टाइम कम हो जाए और डेटा ट्रांसमिशन की बैंडविड्थ वगैरह भी हमारी कम लगे। ठीक है, अब ये कुछ टर्म्स है हमारी पिगी बैकिंग, बीकॉनिंग और पाइपलाइनिंग क्या होती है वो ये बता देता हूँ मैं आपको। तो बेसिकली पिगी बैकिंग के अंदर क्या होता है कि डेटा ट्रांसमिशन के अंदर अगर एक सेंडर डेटा फ्रेम को भेजता है और रिसीवर जो होता है फिर उसको रिसीव करता है, फिर एक्नॉलेजमेंट भेजता है सेंडर को, तो रिसीवर क्या करता है कि थोड़े टेम्पररी डिले कर सकता है, मतलब डिले करता है वो, और नेटवर्क लेयर का वेट करता है ताकि वो नेक्स्ट डेटा पैकेट को सेंड करे और एज एन एक्नॉलेजमेंट। मतलब कि इसके अंदर आप मान सकते हो कि आपका डेटा आपने सेंड करा, लेकिन वापस आने में जो एक्नॉलेजमेंट आई है उसके अंदर थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि ये वेट करता है नेटवर्क लेयर का वेट करता है कि ये नेक्स्ट डेटा फ्रेम, नेक्स्ट डेटा पैकेट को सेंड करे। ठीक है, तो जनरली इसी प्रोसेस को हम पिगी बैकिंग बोलते हैं। अगला है हमारा बीकॉनिंग। जनरली एक नेटवर्क के अंदर अगर कोई भी पर्टिकुलर जो डिवाइस है वो अपने आप को अगर सेल्फ रिपेयर कर लेता है तो उसको हम बीकॉनिंग बोलते हैं। ठीक है, मान लो कि एक नेटवर्क के अंदर कोई भी डिवाइस जो है वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कोई इशू फेस कर रहा है, तो वो क्या करता है कि जो भी इस नेटवर्क के अंदर बाकी के डिवाइसेस है उन सबको नोटिफाई कर देता है कि मेरे अंदर ये इशू है, या फिर उसको सिग्नल रिसीव नहीं हो रहे या उससे सिग्नल जा नहीं रहे। तो होता क्या है कि इससे क्या होता है कि ये खुद को रिपेयर कर लेता है
और प्रॉब्लम जो होती है वो नेटवर्क के अंदर ही सॉल्व हो जाती है, क्योंकि अब अगर मान लो कि इसको नेटवर्क रिसीव नहीं हो रहा या फिर हो रहा या फिर सेंड नहीं हो रहा या रिसीव नहीं हो रहा, तो बाकी के डिवाइसेस को पता चल जाता है कि इस नेटवर्क के अंदर इशू है, तो वो क्या करते हैं कि अपने आप में रिजॉल्व कर लेते हैं जो भी इशू होता है। इसी को हम बीकॉनिंग बोलते हैं। और पाइपलाइनिंग क्या होती है हमारी जनरली नेटवर्किंग के अंदर, जब हमारा एक टास्क जो है वो प्रोग्रेस के अंदर होता है और उसी टाइम जब हमारा दूसरा टास्क भी शुरू हो जाता है दूसरे प्रीवियस टास्क के फिनिश होने से पहले, तो इसको हम पाइपलाइनिंग बोलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा बेस बैंड और ब्रॉडबैंड कनेक्शन के अंदर क्या फर्क होता है। तो बेस बैंड के अंदर हमारा जनरली क्या होता है, जो भी हमारा डेटा ट्रांसमिशन वाला मीडियम होता है या जो भी केबल के थ्रू आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसकी पूरी की पूरी बैंडविड्थ हमारा एक सिंगल सिग्नल कंज्यूम करता है। जबकि ब्रॉडबैंड के अंदर हमारे मल्टीपल सिग्नल्स या मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं वो सेंड करी जाती है एक ही साथ एक ही केबल के अंदर, या फिर आप ऐसा बोलो कि यहाँ पे बैंडविड्थ की शेयरिंग चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के सारे क्वेश्चन जो है वो खत्म होते हैं पार्ट 3 के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि एक्सटर्नल वाइवा हमारे पास आ रहे हैं और उससे उनको हेल्प जरूर होगी।